हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि अपन को पता है, अपन ने जो चैप्टर चल रहा है अपना ठोस अवस्था 12th क्लास आरबीएससी कोर्स का जो पहला चैप्टर है ये। और दोस्तों, कल तक अपन ने इसमें 2 वीडियो पढ़े थे। जो 2 वीडियो में अपन ने पहले वीडियो में ठोस अवस्था की परिभाषा पढ़ी थी, ठोस पढ़ा था और उसके गुण पढ़े थे अपन ने। और दूसरा जो वीडियो था कल जो अपन ने पढ़ा था, उसमें ठोस के प्रकार पढ़े थे। और दोस्तों, ठोस के प्रकार में पहला प्रकार था क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा प्रकार होता है क्रिस्टलीय ठोस, जो कल अपन ने क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूरा वर्णन कर चुके हैं। मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझा था दोस्तों इसमें। तो मेरे हिसाब से अब बात कर लेते हैं अपन। चैनल स्टार्ट करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी इसको पढ़ रहा है वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं कि जो तीसरा जो वीडियो है अपने पास, तीसरा वीडियो है सॉलिड स्टेट्स है, ठोस अवस्था पहला पार्ट है 12th क्लास का। इसका तीसरा वीडियो में अपन बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अपन कल पढ़ चुके हैं, ये अपन ने पढ़ लिया दोस्तों। अब बात करेंगे अपन अक्रिस्टलीय ठोस की। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस को सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसकी परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अपन बात करते हैं पहले कि अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। ये मैंने टॉपिक डाला दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस। ये ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं अपने पास, ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी ज्यामिति बोल दो चाहे संरचना बोल दो, जिनकी ज्यामिति या संरचना निश्चित नहीं होती है। जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती है तथा अपन बात कर लेते हैं इसमें, तथा कणों की जो आंतरिक व्यवस्था है, कणों की आंतरिक व्यवस्था अनियमित होती है। रबड़ पर रबड़ अलमारी में रबड़ होता है। कणों की जो आंतरिक व्यवस्था है अनियमित होती है, इसे बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। बात करते हैं दोस्तों, कितना अच्छा टॉपिक है। अपन ने कल पढ़ा था कि ठोस के प्रकार क्या है, ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा था। क्रिस्टलीय ठोस में क्या पढ़ा था कि ऐसे ठोस पदार्थ, मैंने बोला था क्रिस्टल यानी जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में रहते हैं, उन्हें अपन ने क्या बोला था दोस्तों, क्रिस्टल बोला था। छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जो रहेंगे उसे अपन ने क्रिस्टल बोल दिया था। क्रिस्टलीय पदार्थ वही कहलाए अपने पास, जैसे अपन ने लिया था कल नमक, बेंजोइक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर। कहने का मतलब दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं जो कणों के रूप में, टुकड़ों के रूप में रहते हैं, उन्हें अपन ने बोला था क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टल यानी टुकड़ों के रूप में। यहाँ अक्रिस्टलीय यानी टुकड़ों के रूप में नहीं रहेगा दोस्तों, स्पष्ट बोल रहा है कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी ज्यामिति यानी संरचना निश्चित नहीं होती है। जबकि अपन ने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस में जिनकी ज्यामिति या संरचना निश्चित होती है। जैसे दोस्तों मेरे पास ये मार्कर पेन है, इसकी ये संरचना निश्चित है, मैं टेढ़ी मेढ़ी नहीं कर सकता इसको, मैं टेढ़ी मेढ़ी नहीं कर सकता इसको, टेढ़ी मेढ़ी नहीं कर सकता मैं। रबड़ भी पड़ा भाई सामने, तो ऐसे अपन कह सकते हैं कि जिनकी ज्यामिति, ये मार्कर पेन है, इसकी ज्यामिति फिक्स है, अपन को पता है पेन जैसी आकृति बन रही है, ये निश्चित है अपने पास। ये मेरे पास कोई भी और पदार्थ है, जैसे लोहा है मेरे पास, तो इनकी बात करते हैं अपन, तो ये भी अपने पास इसकी ज्यामिति फिक्स है, मैं टेढ़ी मेढ़ी नहीं कर सकता दोस्तों इसको। लेकिन मैं बात करता हूं, जैसे मेरे पास ये रबड़ है, इस रबड़ को मैं टेढ़ा मेढ़ा कर सकता हूं। आप देख रहे हैं ये रबड़ फिक्स नहीं है, खींच सकते हैं तो खींच जाएगा अपने पास, छोड़ने पर पुनः भी आ जाएगा। इस जो प्रॉपर्टीज है, ये गुण जो है, इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब हिंदी में प्रत्यास्थता बोलते हैं इसको अपन। तो दोस्तों क्या कह सकते हैं अपन, इसकी ज्यामिति क्या निश्चित है क्या रबड़ की, नहीं बोल सकते। अपना जो इरेजर होता है,
जो मिटाने का होता है पेंसिल से लिखते हैं दोस्तों, ये भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है अपने पास, ये भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कणों के रूप में थोड़ी है। नमक तो अपने पास छोटे छोटे कणों के रूप में रहती है, रेत होती है, रेत भी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में रहती है, बेंजोइक अम्ल है टुकड़ों के रूप में रहेगा अपने पास, बिल्कुल नमक जैसा रहेगा, पोटेशियम नाइट्रेट नमक जैसा रहेगा, क्रिस्टल के रूप में रहता है। तो दोस्तों ये रबड़ है अपने पास, ये इरेजर लिया अपन ने, ये रबड़ क्या है, इसको अपन टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, ऐसे मोड़ देंगे अपन, मुड़ जाएगा दोस्तों आसानी से। इसकी ज्यामिति है, ये ज्यामिति इसकी आयताकार मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसको आयताकार को मैं कर्व के रूप में बदलकर इस प्रकार भी कर सकता हूं। क्या इसकी ज्यामिति निश्चित है क्या? नहीं है दोस्तों, इसकी ज्यामिति अपने पास दिख रही है, ये ज्यामिति इस प्रकार की है, दीर्घवृत्ताकार है दोस्तों। दीर्घवृत्ताकार को मैं इस प्रकार करूं तो अपने पास ये आकृति चेंज हो गई, और ये आकृति अपने पास और भी ज्यादा रेखीय आकृति बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, बिल्कुल इसकी आकृति इतनी लंबाई थी, लंबाई बढ़ाकर इतनी कर दी अपन ने, तो कहने का मतलब क्या दोस्तों, इनकी ज्यामिति निश्चित है? नहीं हो सकती, आसानी से दिख रहा है। मैं बात करता हूं दोस्तों, और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक की जैसे मैंने बात करी, ये मेरे पास प्लास्टिक की बोतल है दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मान लो इसकी आकृति मेरे को लग रही है, इसकी आकृति को मैं थोड़ा सा यहां से दबाऊंगा, ये दब गई अपने पास आकृति, इसकी दब रही है दोस्तों, दिख रही है, ये गोलाकार आकृति थी, ये दबा दी मैंने, बेलनाकार जो आकृति थी इसकी, इसको दबा के मैंने इस प्रकार की आकृति बना दी। तो क्या इसकी ज्यामिति निश्चित है क्या? छोड़िए, मैंने वापस इसको वैसी आकृति कर सकता हूं मैं, इसमें हो गई अपने पास दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, ये रबड़ था अपने पास, इस रबड़ की ज्यामिति निश्चित नहीं है, इसको मैं खींचूंगा तो इस प्रकार की ज्यामिति हो जाएगी, छोड़ने के बाद इस प्रकार की हो जाएगी, इधर भी खींचूंगा तो इस प्रकार की आकृति हो जाएगी। इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, तथा आंतरिक व्यवस्था है कणों की, वो भी अनियमित होती है। यानी कण जो हैं उनकी आंतरिक व्यवस्था क्या होती है? अनियमित होगी। अनियमित है जब तो जाके ये टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, भाई नियमित होती तो ज्यामिति क्या होती? फिक्स होती। लेकिन दोस्तों अनियमित होने के कारण ये टेढ़े मेढ़े किसी भी आकृति में ढल सकते हैं। इसलिए ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, कणों की आंतरिक व्यवस्था अनियमित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पलों की बात कर लेता हूं दोस्तों मैं, एग्जाम्पल कौन कौन से ले सकते हैं? जैसे बात करते हैं अपन, कांच है दोस्तों, प्लास्टिक है, रबड़ ले लो, पीवीसी ले लो, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बोलते हैं जिसे अपन पॉलीमर चैप्टर में पढ़ेंगे बहुलक में। पीवीसी ले लिया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसके अलावा सेलोफोन ले लो, सेलोफेन लिया। इसके अलावा पॉलीयूरिथेन ले लो, सब बहुलक हैं दोस्तों ये। पॉलीयूरिथेन, नेफ्थलीन, टेफ्लॉन, तुमने देखा होगा टेफ्लॉन की कढ़ाई आती, जो अपनी कढ़ाई नीचे से पीली पीली पीतल की सी होती है, टेफ्लॉन की बनी होती है दोस्तों। देखो दोस्तों, लगभग मैं कह सकता हूं, एक दो चीजों को यदि छोड़ दें तो लगभग अपन बोल सकते हैं लगभग सभी बहुलक इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला था, लगभग सभी धातुओं के लवण, लगभग सभी धातुओं के लवण किसके एग्जाम्पल बोले थे अपन ने? क्रिस्टलीय ठोस के। तो लगभग सभी बहुलक किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? अक्रिस्टलीय ठोस के। लगभग समझ में आ गया होगा दोस्तों। बात करते हैं, इसके गुणधर्म पढ़ते हैं। गुणधर्म क्या है इसके? देखो दोस्तों, गुणधर्म नंबर 1 गलनांक। मोस्ट है दोस्तों ये, इसका बहुत मोस्ट टॉपिक है। गलनांक क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों गलनांक की। अब ध्यान से समझना, अपन ने पढ़ा था कि जो क्रिस्टलीय ठोस है दोस्तों, उन क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, उन क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक है वो निश्चित होता है। और निश्चित गलनांक होने के कारण कल अपन ने उसे वास्तविक ठोस नाम दिया था। तो दोस्तों उसका गलनांक निश्चित है तो इसका गलनांक अनिश्चित होता है।
यानी मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूं निश्चित नहीं होता है। गलनांक निश्चित नहीं होगा, क्योंकि कारण बता देता हूं दोस्तों, इन्हें गर्म करने पर पहले ये अर्ध ठोस अवस्था में आते हैं तथा धीरे धीरे ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ने पर द्रवित हो जाते हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, अपन ने मैंने आपको बताया था, याद होगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस थे, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित था। क्यों निश्चित था? मैंने आपको बताया था कि अर्थात जब जब किसी पदार्थ को अपन गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद जब तक पूरा पदार्थ गल नहीं जाता है, अर्थात जब तक पूरा पदार्थ पिघल नहीं जाता है, तब तक उसका ताप स्थिर रहता है। और अपन ने ये भी बोला था कि इसी प्रकार जब तक जो अपने पास पिघला हुआ पदार्थ है और यदि उसको अपन ठंडा करते हैं तो जब तक पूरा पदार्थ जम नहीं जाता है तब तक भी उसका ताप क्या रहता है? स्थिर रहता है। इसलिए अपन ने बोला था कि क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। इसका गलनांक यह निश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जब इन्हें अपन क्या करते हैं गर्म, तो देखो थोड़ी देर के लिए समझो, ये प्लास्टिक की बोतल है, इसको मैं गर्म करूंगा तो गर्म करने के बाद क्या होगा? स्पष्ट बोल रहा है, ये थोड़ा सा अर्ध ठोस अवस्था में आएगा, लपलपा सा पदार्थ हो जाएगा, ना तो ठोस रहेगा और ना ही द्रव रहेगा अपने पास। ऐसे जल के टपकने लगेगा, आप देख सकते हैं जल के टपकने लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया? वह अवस्था होती है इसकी अर्ध ठोस अवस्था। और जैसे ही मैं तापमान और ज्यादा कर दूंगा, और ज्यादा तेज गर्म करूंगा इसको, जब जाके कौन सी अवस्था में आ जाएगा? ये द्रवित। यानी कहने का मतलब डायरेक्ट ये द्रव में नहीं बदलेगा, पहले तो ये अपने पास ना तो द्रव रहेगा ना ठोस रहेगा, यानी उस अवस्था को बोलते हैं अर्ध ठोस अवस्था। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे इसको जलाएंगे अपन, प्लास्टिक की बोतल को, प्लास्टिक की थैली को जलाते हैं अपन, तो क्या होता है उसमें से ऐसे लंबा लंबा सा रेशा बन के वो टपकता है अपने पास। ये प्लास्टिक है, ये अपने पास गर्म होगा, गर्म होने के बाद बिल्कुल एक गाढ़ा सा द्रव बन जाएगा और गाढ़ा सा वो होकर और वो नीचे टपकेगा, बूंद बूंद के रूप में टपकेगा, थोड़ी सी मोटी बूंद, लंबी लाइन सी बनेगी अपने पास, रेसे से बन जाएंगे उसमें। तो इसका मतलब वो कौन सी अवस्था होती है? पहले अर्ध ठोस अवस्था में आते हैं ये, पहले अर्ध ठोस अवस्था में, और जैसे मैं इसका तापमान बढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे तापमान बढ़ाने पर कौन सी अवस्था में आ जाएंगे? द्रवित अवस्था। कहने का मतलब कि जैसे शुरू में मान लो 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, तो ये अपने पास अर्ध ठोस अवस्था में आ गया और धीरे धीरे ताप बढ़ता जाएगा और ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा? द्रवित अवस्था। यानी इनका निश्चित ताप नहीं होता। ठोस में पड़ा था, जिस ताप पर पिघलते हैं जब तक पूरा पिघल नहीं जाता ताप स्थिर रहता है, जब तक पूरा जम नहीं जाता ताप स्थिर रहता है। लेकिन यह क्या बोल रहा है कि जब इनको अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है? पहले अर्ध ठोस अवस्था में आ जाते हैं। अर्ध ठोस अवस्था में सबसे पहले अर्ध ठोस अवस्था में, और जब धीरे धीरे तापमान जैसे बढ़ता रहेगा वैसे ही कौन सी अवस्था में बन जाएंगे? द्रवित अवस्था। यानी पहले इनको जैसे ही गर्म किया तो पहले अर्ध ठोस अवस्था आई और फिर कौन सी अवस्था आई दोस्तों? द्रव अवस्था। लेकिन ये तापमान अलग था और जैसे धीरे धीरे ताप बढ़ेगा, धीरे धीरे ताप बढ़ेगा तो कौन सी अवस्था में आ जाएंगे? द्रवित अवस्था। इसलिए इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। और दोस्तों ध्यान रखना, एक और है दूसरा, इन्हें अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं, इन्हें बोलते हैं अति शीतित द्रव। इसका एक नाम और है दोस्तों, वो नाम कौन सा है इसका? इसको बोलते हैं अति शीतित द्रव। अति शीतित द्रव किसे कहते हैं?
अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों अतिशीतित द्रव, मैं आपको बता देता हूं। अतिशीतित इसलिए कहते हैं निश्चित गलनांक नहीं होने के कारण। निश्चित गलनांक नहीं होने के कारण दोस्तों किस नाम से जाने जाते हैं ये अतिशीतित द्रव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है। इसको भले ही अगर मोस्ट नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, 2021 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतिशीतित द्रव किसे कहते हैं? किसे कहेंगे अतिशीतित द्रव? अक्रिस्टलीय ठोस। क्यों कहते हैं, क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि अक्रिस्टलीय ठोस अतिशीतित द्रव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। अर्थात ये भी बोल सकते हैं दोस्तों अपन कि दूसरा तरीका भी है अतिशीतित द्रव, और क्यों कहेंगे, या मैं ये भी कह सकता हूं या अक्रिस्टलीय ठोस अत्यंत धीमी गति से प्रवाहित होने के कारण अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। चलो दोस्तों, दो उत्तर दे दिए मैंने, अथवा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर दो उत्तर दे दिए। या तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि अक्रिस्टलीय ठोसों का निश्चित गलनांक नहीं होता है, और निश्चित गलनांक नहीं होने के कारण ही अक्रिस्टलीय ठोस को किस नाम से भी जानते हैं? अतिशीतित द्रव के नाम से। या दोस्तों अपन ये कह सकते हैं अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रिस्टलीय जो ठोस, अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं ये वाले, ये क्या होते हैं, क्योंकि इनको अपन को पता है कि जैसे अपन गर्म करेंगे तो पहले अर्ध ठोस अवस्था में आएंगे, यानी धीरे धीरे बहेंगे, और जैसे अपन तापमान बढ़ाएंगे तो थोड़ा बहने का गुण बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अक्रिस्टलीय ठोस है बहुत ही धीमी गति से बहते हैं। तुमने देखा होगा दोस्तों, ये प्लास्टिक की जो बोतल है इसको मैं गर्म करूंगा तो गर्म करने के बाद भी ये पिघल तो जाएगी, पिघलने के बाद क्या पानी की तरह बह सकती है क्या? नहीं बहेगी, ये पिघल जाएगी। बहुत कितना भी तापमान ले लो ये धीमी गति से बहेगी अपने पास। इसका जो लिक्विड बनेगा, द्रव, वो क्या होगा? धीमी गति से बहता है। जैसे अपन इसको जलाते हैं, जलाने के बाद इसमें टपके से टपकते हैं अपने पास इसके प्लास्टिक के, तो धीमी गति से जाते हैं, इसका मतलब धीमी गति से इसका प्रवाहित होता है। इसलिए दोस्तों अपन क्या कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस अत्यंत धीमी गति से प्रवाहित होने के कारण भी इन्हें अपन किस नाम से जानते हैं? अतिशीतित द्रव के नाम से जानते हैं। और दोस्तों याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था, एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है, और बता देता हूं इनका एक और नाम है, एक और नाम बता देता हूं। इन्हें दोस्तों किस नाम से भी जाना जाता है? अमोर्फोस ठोस के नाम से। एक और नाम है दोस्तों इनका अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस को अमोर्फोस ठोस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, अमोर्फोस का क्या होता है, इसका ग्रीक भाषा में जो अर्थ होता है, ग्रीक भाषा में अर्थ होता है आकृति नहीं होना। मैं ये बोल सकता हूं दोस्तों, निश्चित आकृति नहीं होना। अपन यहां तो यही बोल दो, ग्रीक भाषा का अर्थ लेते हैं पूरा, आकृति नहीं होना। ये ग्रीक भाषा में दोस्तों इसका अर्थ है। आप देख सकते हैं, अपन सोचना नहीं है, टेंशन नहीं करनी दोस्तों, टॉपिक समझ में आना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला है
कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है दोस्तों, इनको अतिशीतित द्रव के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। निश्चित गलनांक नहीं होने के कारण अतिशीतित द्रव कहते हैं। और दोस्तों अतिशीतित का मतलब होता है, अति का मतलब बहुत ही, शीतित का मतलब द्रव बहुत ही धीमी गति से, द्रव यानी जो बहता है अपने पास। तो कहने का मतलब क्या हो गया, बहुत ही धीमी गति से द्रव प्रवाहित होता है, इस कारण इसे अपन कौन सा बोलते हैं, अतिशीतित द्रव भी बोलते हैं। बहुत ही धीमी गति से प्रवाहित होने के कारण क्रिस्टलीय ठोस को किस नाम से भी जानते हैं, अतिशीतित द्रव के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसी का एक और नाम अमोर्फोस भी बोला दोस्तों, कि इसे किस नाम से भी जानते हैं, अमोर्फोस के नाम से भी जानते हैं। किसे? अक्रिस्टलीय ठोस को ही अमोर्फोस के नाम से भी जाना अपन ने। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि अक्रिस्टलीय ठोस को अमोर्फोस कहते हैं। क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस को अमोर्फोस इसलिए कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना कि जो अमोर्फोस है ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। और दोस्तों ग्रीक भाषा में अमोर्फोस का अर्थ होता है आकृति का नहीं होना, यानी निश्चित आकृति नहीं होती है। क्रिस्टलियों की अपन को पता है, ये रबड़ है दोस्तों, इस रबड़ की आकृति निश्चित होती है क्या? मैं इसको खींचूंगा तो आकृति निश्चित है क्या? नहीं है दोस्तों। ये रबड़ है अपने पास, इसकी आकृति निश्चित है क्या? नहीं है। मैं मोड़ूंगा, इसकी आकृति निश्चित नहीं होगी दोस्तों। कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक को देख लो आप, उसकी आकृति निश्चित है। जैसे कैप है दोस्तों, कैप को मैं ऐसे खींचूं यहां से तो कैप खींच जाएगा, इसका मतलब इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। तो कहने का मतलब दोस्तों, इसलिए अमोर्फोस कहते हैं क्योंकि ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है आकृति का नहीं होना, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित नहीं होती है। बात करते हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैं आगे इसमें स्टार्ट करता हूँ। दोबारा एक बार बता देता हूँ मिटाने से पहले कि अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा था आज अपन ने। अक्रिस्टलीय ठोस को ही अतिशीतित द्रव और अमोर्फोस दूसरे नाम से जाना जाता है। ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है तथा कणों की आंतरिक व्यवस्था अनियमित होती है, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। सीधी सी बात है, निश्चित ज्यामिति निश्चित आकृति नहीं होगी, निश्चित नहीं है। रबड़ इसका एग्जांपल लिखा है मैंने, ये देख सकते हैं दोस्तों, रबड़ है, कोई भी प्लास्टिक है, पीवीसी यानी जो पाइप आता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड का, पीवीसी का, मोड़ सकते हैं उस पाइप को, प्लास्टिक के पाइप को मोड़ सकते हैं अपन। ये इसको ही मोड़ सकता हूं मैं मार्कर को, कहने का मतलब प्लास्टिक की बोतल है, इसको मोड़ सकते हैं अपन, ऐसे मुड़ जाएगी दोस्तों, ये मुड़ गई अपने पास। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अपने पास प्लास्टिक, ये सारे लगभग सभी बहुलक इसके। इन्हें अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। क्यों निश्चित नहीं होता है? जैसे मैं इसको गर्म करूंगा तो गर्म करने के बाद पहले तो ये अर्ध ठोस अवस्था में आएगी, पूर्ण तरीके से पतली नहीं होगी, पहले थोड़ी गाढ़ी अवस्था में आएगी और फिर जैसे तापमान बढ़ेगा ये लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में, यानी तापमान भी कम ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? निश्चित गलनांक नहीं होता है, और निश्चित गलनांक नहीं होने के कारण अतिशीतित द्रव कहलाता है। और अपन ये कह सकते हैं इसको अतिशीतित द्रव इसलिए भी कहते हैं क्योंकि दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस में धीमी गति से बहने का गुण पाया जाता है। दूसरी चीज दोस्तों, अमोर्फोस इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आकृति का नहीं होना, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस की निश्चित आकृति नहीं होती, जैसे रबड़, प्लास्टिक, कुछ भी लेके देख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यहां से मिटाता हूं मैं। देखो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे इन्हें अतिशीत द्रव कहते हैं अपन। अतिशीत द्रव क्यों का?
निश्चित गलनांक नहीं होता है, या जो धीमी गति से बहते हैं वो अतिशीतल द्रव कहलाते हैं। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, मैं स्टार लगा के पॉइंट लिख रहा हूं कि जो इन्हें गर्म करने पर एक क्रिस्टल या ठोस को गर्म करने पर एक क्रिस्टल या ठोस जो होते हैं दोस्तों, ढंग से लिख देता हूं, एक क्रिस्टल या ठोस को गर्म करने पर ये किसी भी ताप पर क्रिस्टलीय भी बन जाते हैं, ये किसी भी ताप पर क्रिस्टलीय भी बन जाते हैं, किसी ताप पर क्रिस्टलीय भी बन जाते हैं। इसी कारण प्राचीन काल, बहुत पहले की बात है कि कुछ कांच की वस्तुओं में दूधियापन आ सकता है, देखा जा सकता है। ये देखो दोस्तों, एक लाइन मैंने ये लिखी है, मेरे हिसाब से समझ में आएगी धीरे धीरे, बहुत अच्छा टॉपिक है। एक क्रिस्टलेटोस, इस लाइन को और मिटा देता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा जिससे। दूसरा एक और पॉइंट दोस्तों ध्यान से समझना कि इसका एग्जाम्पल लेना दिया अपन बिल्कुल स्पष्ट, जो खिड़की है या जो दरवाजे हैं, इनमें वर्षों से लगे जो कांच हैं, इनको यदि ध्यान से देखा जाए तो इनके निचले सिरे निचला किनारा बोल सकते हैं, छोर बोल सकते हैं, अपेक्षाकृत, किससे अपेक्षा कर रहे हैं? ऊपरी सिरे से अपेक्षाकृत मोटे होते हैं। मोटे अपन ये बोल सकते हैं हो जाते हैं। जो धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर क्यों होते, कारण लिख देता हूं, जो धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर कांच के प्रवाह के कारण होता है।
दोस्तों अपन टॉपिक चल रहा है अक्रिस्टलीय ठोस। मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए, आ रहा होगा अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन ये बोल रहे हैं दोस्तों कि अक्रिस्टलीय ठोस कहते किसे आप। अक्रिस्टलीय ठोस बोला था अपन ने ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। मुझे पता है रबड़ है, रबड़ की ज्यामिति फिक्स नहीं होगी। रबड़ किसकी आकृति ऐसी भी है, ऐसी भी है, ऐसी भी है, कैसी भी बना सकते हैं। प्लास्टिक है, प्लास्टिक को मोड़ा जा सकता है। रबड़ है, रबड़ को मोड़ सकते हैं। कोई भी रेशा है, नायलॉन की रस्सी है, उसको कैसे भी मोड़ सकते हैं आप। टेफ्लॉन है, पॉलीथीन है, सब जो लगभग सभी होगा इसके एग्जाम्पल है दोस्तों। दूसरी इनकी जो इनका गलनांक है दोस्तों निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि जैसे ही शुरुआत में इनको गर्म करेंगे तो ये अपने पास क्या होगा कि धीरे धीरे शुरू में जैसे अपन जैसे ही गर्म करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, जैसे इनको अपन गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे पिघलेंगे। क्या होगा? धीरे धीरे पिघलेंगे। धीरे धीरे पिघलेंगे तो पिघलने के बाद आधी जो अवस्था आती है, यानी पूर्ण रूप से द्रव में नहीं बदलेंगे डायरेक्टली। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ही अपन इनको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे जो ठोस अवस्था थी इसकी, ये अर्ध ठोस अवस्था में आ जाएगी। आपने देखा होगा ये बूंद बूंद सी टपकती है मोटी मोटी, इसकी गाढ़ी अवस्था, उसे बोलते हैं अर्ध ठोस अवस्था। लेकिन जैसे धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा तो ये कौन सी अवस्था में आ जाएंगे? द्रवित। इसलिए तापमान निश्चित नहीं है, अर्थात इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। दूसरी चीज दोस्तों, निश्चित गलनांक नहीं होने के कारण किस नाम से जाने जाते हैं? अतिशीत द्रव बोलते हैं दोस्तों। किसके कारण? निश्चित गलनांक नहीं होने, या दूसरी चीज ही बोल सकते हैं दोस्तों। ये जो अक्रिस्टलीय ठोस है दोस्तों, इनमें धीमी गति से बहने का गुण पाया जाता है। यानी जैसे ही इन्हें गर्म करते हैं तो ये बहुत ही धीमी गति से, कांच है, कांच को बिल्कुल अपन गर्म करके पिघलाएंगे तो बहुत ही धीरे धीरे बहेगा। प्लास्टिक को गर्म करेंगे तो बहुत ही धीरे गति से बहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये अपने पास कौन सी हो गई? इसको एक अतिशीत द्रव क्यों कहते हैं? अमोर्फोस क्यों बोलते हैं इसे? एक नाम और है दोस्तों कि अक्रिस्टलीय ठोस है। इस अक्रिस्टलीय ठोस का ही एक नाम तो है अतिशीत द्रव और दूसरा नाम है अमोर्फोस भी बोलते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा अतिशीत द्रव का अमोर्फोस और अतिशीत द्रव क्यों कहते हैं। दूसरी चीज बात करते हैं दोस्तों, मैंने एक और चीज लिखी है कि अक्रिस्टलीय ठोसों को जब गर्म करते हैं, इनको जैसे ही अपन ने गर्म किया तो गर्म करने पर किसी ताप पर कौन से ठोस में बदल जाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस में ही बदल जाते हैं। यानी अक्रिस्टलीय ठोस जो था उसको गर्म किया तो कौन से ठोस में बदल गया? क्रिस्टलीय ठोस में। इसी कारण प्राचीन काल की कुछ कांच की वस्तुओं में कैसापन देखा जाता है? दूधियापन। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, जो भी अपने पास लवण होता है, लवण कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का। नमक कैसा होता है? नमक दूध के रंग का होता था दोस्तों, साल्ट। मैंने बोला था कि जब क्रिस्टलीय ठोस कल पढ़ाया था तो क्रिस्टलीय ठोस में उसका एग्जांपल दिया था लगभग सभी धातुओं के लवण। तो इसका मतलब लवण कैसा होगा दोस्तों? सफेद रंग का, दूधिया रंग का। तो इसका मतलब क्रिस्टलीय ठोस का रंग कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस भी एग्जाम्पल दिया था मैंने लगभग सभी धातुओं के लवण, और सभी धातु के लवण हैं। लवण दोस्तों किस रंग का होता है? सफेद रंग का। और सफेद कौन सा रंग? दूधियापन वाला सफेद। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब अक्रिस्टलीय ठोस को अपन गर्म करेंगे तो कोई ऐसा तापमान भी है जिस पर अक्रिस्टलीय कौन से क्रिस्टल में बदल जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस। यानी बहुत से अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे भी हैं जिन्हें अपन यदि लगातार गर्म करते रहें तो कौन से ठोस में बदल जाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस में। क्यों बदल जाएंगे? पहचान कैसे होगी? जैसे बहुत साल पुराने जो कांच लग रहे थे खिड़कियों में, उनमें कैसा आ जाता है? दूधियापन। जबकि कांच तो किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? कांच तो एग्जाम्पल है क्रिस्टलीय ठोस का। कांच है क्रिस्टलीय, लेकिन यदि उस कांच में आ जाता है दूधियापन, जैसे धूप पड़ेगी, जैसे कांच लग रहा है खिड़कियों में दोस्तों, दरवाजे पर लग रहा, धूप जाएगी, धूप के कारण वो पिघलेंगे तो पिघलने के बाद उनमें यदि दूधियापन आ गया बहुत सालों बाद, दूधियापन मतलब सफेदपन आ गया तो किसका मतलब कौन सी ठोस में बदल गया? वो क्रिस्टलीय ठोस में। क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल क्या होता है? मैंने बताया था नमक, NaCl, नमक सफेद ही होता है। बेंजोइक अम्ल सफेद रंग का, नमक जैसा ही होता है, पहचान नहीं सकते सामने, परीक्षण के आधार पर पहचानते हैं अपन। बेंजोइक अम्ल है। पोटेशियम नाइट्रेट वो भी साल्ट है, लवण जो है सारे, वो सारे के सारे जो लवण है दोस्तों वो सफेद रंग के ही होंगे। इसलिए क्रिस्टलीय ठोस
में जब जब इनके एक क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो किस तापमान पर, ये किसी ताप पर क्रिस्टल ठोस भी बन जाते हैं। इसलिए प्राचीन काल की कुछ कांच की वस्तु में कैसा रहता है, धूतियापन। ये भी दोस्तों मोस्ट लगा सकते हैं, क्यों आ जाता है, कारण लीजिए। एक और है दोस्तों, ये भी मोस्ट है अपने पास, अतिशीत द्रव का एग्जाम्पल है कि खिड़की दरवाजों में वर्षों से लगे जो कांच है, इनको यदि ध्यान से देखें तो इनका जो निचला सिरा है, जैसे दोस्तों ये कांच लग रहा है, मान लो अपने पास ये कांच लग रहा है खिड़की में, दरवाजे में ये कांच लग रहा है, तो इसका जो यदि बहुत लंबे लंबे दिनों से यानी कई सालों से खिड़की दरवाजों में वर्षों से, बहुत वर्षों से लगे जो कांच है, इसके यदि इस सिरे को देखें अपन, तो ये सिरा क्या है, इस सिरे की तुलना में ये सिरा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। ये मोटा हो गया, ये पतला हो गया, दोस्तों ध्यान रखना, यानी ये सिरा मोटा हो गया इसकी तुलना में। क्यों, कारण लिख रहा है दोस्तों, क्योंकि अपन को पता है कि अक्रिस्टलीय ठोस है, इन अक्रिस्टलीय ठोस में धीमी गति से बहने का गुण पाया जाता है। और कांच किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस का। कांच किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल कांच है। और खिड़कियों में लगे बहुत लंबे सालों से जो कांच है, उनका निचला सिरा जो है ये तो मोटा होता है और ऊपरी सिरा क्या होता है, पतला। क्योंकि कांच जैसे बहुत सालों से लग रहा है, जैसे वो गर्म होता रहेगा तो उसका जो ऊपरी सिरा है, यहां से कांच धीरे धीरे किधर की ओर बहेगा, निचले सिरे की ओर। तो यहां से कुछ कांच की मात्रा कम हो जाएगी तो पतला हो जाएगा, और कहां के रुक जाएगा, निचले सिरे पर, यानी कांच क्या हो जाएगा, मोटा। खिड़की दरवाजों में वर्षों से लगे कांच को ध्यान से देखें तो इनके निचले सिरा है कि अपेक्षाकृत क्या हो जाते हैं, मोटे, जो धीरे धीरे ऊपर से कांच के नीचे की ओर बहने के कारण होता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो अपने पास है अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस में जो एग्जांपल है भाई, जो लंबे समय से बहुत सालों से जो खिड़कियों में कांच लग रहे हैं, उनका ऊपरी सिरा मोटा, ऊपरी सिरा पतला होता है और निचले सिरा जो होता है वो पतला मोटा होता है। क्यों, कारण समझाइए। क्योंकि दोस्तों कारण के उत्तर क्या देंगे, क्योंकि जो कांच है ये अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। कांच किसका उदाहरण है, अक्रिस्टलीय ठोस का। और अक्रिस्टलीय ठोसों में धीमी गति से प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है। और दोस्तों जैसे ही खिड़कियों में लगा जो कांच है, ये ताप या ताप के संपर्क में आएगा, तो ताप के संपर्क से ये ऊपर से धीमी गति से बहकर निचले सिरे पर आ जाता है, और इसलिए ऊपरी सिरा इसका पतला हो जाता है और निचला सिरा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से पूरा अक्रिस्टलीय ठोस में समझ चुका हूँ। और देख लो दोस्तों, इसके और गुण बता देता हूँ आपको, पूरा मिटा देता हूँ मैं। देखते हैं दोस्तों, अपन ने इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े इसके, और देखते हैं इसमें कि एक और गुण है इसका। ये अपने पास एक और गुण दर्शाते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों समदैशिकता। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने अक्रिस्टलीय में एक गुण पढ़ा था जिसको मोस्ट बताया था, वो था विषमदैशिकता।
यहाँ यदि इसको टुकड़े करूं मैं दोस्तों, तो ये क्या बनेगा, सम प्लस दैसिकता। सम का मतलब होता है दोस्तों समान, दैसिकता का मतलब होता है दिशा। समान दिशा में इसके जो भौतिक गुण हैं, यदि प्रत्येक को माने मापे अपन, तो इसका मान भी क्या आता है, समान ही आएगा। मैंने आपको बोला था दोस्तों कि क्रिस्टलीय ठोस के कुछ भौतिक गुण याद करो दोस्तों। जब अपन क्रिस्टलीय ठोस पढ़ रहे थे, उस क्रिस्टलीय ठोस में मैंने एक चीज बोली थी कि क्रिस्टलीय ठोस के कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, कठोरता, तनन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य, ऊष्मा, इनका मान यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में मापें, क्योंकि विषम दैसिकता था, यानी विषम का मतलब अलग अलग दिशा, यानी अलग अलग दिशाओं में मापें तो उनका मान अलग अलग ही आता है। और दोस्तों एग्जाम्पल बताया था, प्रकाश पुंज से ग्राफ बनाया था। अब ध्यान से देखो दोस्तों, सम का मतलब समान, दैसिकता का मतलब दिशा। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि जो एक्रिस्टलीय ठोस है कि कुछ भौतिक गुण, वही ले लो, सेम बिल्कुल, एक शब्द का अंतर है। जैसे अपवर्तनांक, कठोरता, ऊष्मा, विद्युत चालकता, तनन व यांत्रिक सामर्थ्य, आदि के मान मापन की प्रत्येक दिशा में, यानी प्रत्येक दिशा में मापे तो उसे बोलते हैं मापन की प्रत्येक दिशा। यानी चाहे यू नापो, चाहे यू नापो, चाहे यू नापो, किधर भी नाप लो, तो उसे बोला मैंने मापन की प्रत्येक दिशा में समान होता है। ऐसे पदार्थ समदैशिक पदार्थ कहलाते हैं। तथा इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। ध्यान समझो दोस्तों, मैंने क्या बोला है, समदैशिकता, सम का मतलब समान, दिशा का मतलब, दैशिकता का मतलब दिशा। यानी जो एक्रिस्टलीय ठोस है, एक्रिस्टलीय ठोस के कुछ भौतिक गुण, जैसे अपन बोल सकते हैं अपवर्तनांक हो सकता है, कठोरता, ऊष्मा, विद्युत चालकता, तनन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य आदि को यदि प्रत्येक दिशा में मापे, यदि अपन, ध्यान रखना दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि अपने पास एक्रिस्टलीय ठोस कोई पदार्थ है, तो अपन क्या कहते हैं, एक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। शुरुआत में परिभाषा हम पढ़ी है दोस्तों अपन ने, एक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, कणों की जो आंतरिक व्यवस्था अनियमित होती है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो यदि एक्रिस्टलीय ठोस के जो भौतिक गुण हैं, जैसे अपवर्तनांक लिया, ऊष्मा ली, विद्युत चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य, कठोरता, इनको यदि प्रत्येक दिशा में मापें अपन, उत्तर दक्षिण पूर्व किसी भी दिशा में, प्रत्येक दिशा में मापें, तो प्रत्येक समय इसका मान अपन को समान ही आएगा। और ये बोल रहा है कि एक्रिस्टलीय ठोस के कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक है, कठोरता, ऊष्मा या विद्युत चालकता, तनन, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मापन की प्रत्येक दिशा में इनके समान ही रहते हैं। ऐसे पदार्थ समदैशिक पदार्थ, और इस गुण को बोलते हैं समदैशिकता। मेरे हिसाब से दोस्तों समझ में आई होगी ये चीज, क्यों होता है, कारण क्या है इसका, समदैशिकता का कारण क्यों है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनमें क्रिस्टलीय ठोस में, मैं पूरा लिख देता हूं ढंग से, क्योंकि
एक्स्टले ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तथा सभी दिशाओं में अनियमित विन्यास होता है। ध्यान से देखो, क्रिस्टलेट ठोस है, भौतिक गुण अपवर्तनांक, भौतिक गुण जिसे मैंने कल बताया था, आंखों से देखकर पहचान सकते हैं। हीट, ऊष्मा, कम है ज्यादा, ताप कम है ज्यादा, करंट आ रहा है नहीं आ रहा, अपवर्तनांक प्रकाश का गुण है, अपवर्तन हो रहा, परावर्तन, विवर्तन जो भी है, ये सभी सामर्थ्य का मतलब मजबूती। कहने का मतलब इनका मान यदि प्रत्येक दिशा में मापें अपन तो समान आता है, उसे बोलते हैं समदैशिक पदार्थ, इस गुण को समदैशिक। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्रिस्टलेट ठोस में कौन सी व्यवस्था नहीं होती है दोस्तों? दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होती है। तो इसका मतलब कौन सी व्यवस्था होती है? लघु परासी व्यवस्था। दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब क्या हो गया? दीर्घ का मतलब हो गया लंबी दूरी तक, परास का मतलब क्षेत्र, यानी कणों की एक जैसी, यानी जो कण है अपने पास, कणों की एक जैसी व्यवस्था लंबी दूरी तक है, तो उसे बोलते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था। यानी जो अवयवी कण है, टॉपिक शुरुआत में यही बताया था मैंने आपको, शुरुआत में यही समझाया था। अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण का मतलब अणु, परमाणु या आयन। अणु, परमाणु या आयन जो भी है दोस्तों, यदि ये अपने पास इन कणों की जो अवयवी कण है, इनकी एक जैसी व्यवस्था लंबी दूरी तक, यानी बहुत लंबी दूरी तक है, तो उसे बोलते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था। लेकिन दोस्तों जो एक्रिस्टलेट ठोस हैं, इन एक्रिस्टलेट ठोसों में दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होती है, तो कौन सी व्यवस्था होती है? लघु परासी व्यवस्था। इस कारण ये कौन सा गुण दर्शाते हैं? समदैशिक गुण। दूसरा, ये सभी दिशाओं में अनियमित विन्यास, मैंने शुरुआत में बोला था। एक्रिस्टलेट ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, तथा कणों की जो आंतरिक व्यवस्था है वो क्या होती है? अनियमित। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं, अर्थात कणों की आंतरिक व्यवस्था अनियमित होती है। ये लो दोस्तों, समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा स्पष्ट कि समदैशिक होते हैं। क्यों? सम का मतलब समान, दिशा, वैसी का मतलब दिशा, यानी प्रत्येक दिशा में यदि एक्रिस्टलेट ठोस जो भी है उसके भौतिक गुणों को देखें अपन, तो उसका मान प्रत्येक दिशा में समान मिलता है, उससे समदैशिक पदार्थ, ऐसी गुण समदैशिकता। क्यों होता है? क्योंकि एक्रिस्टलेट ठोसों में दोस्तों दीर्घ परासी व्यवस्था, यानी कणों की एक जैसी व्यवस्था लंबी दूरी तक नहीं होती है, थोड़ी दूरी तक होती है, इसलिए लघु परासी व्यवस्था होने के कारण ये समदैशिकता का गुण दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आंतरिक व्यवस्था है, जो अंदर ये जिस आकृति में अंदर होते हैं वो निश्चित नियमित, जैसे कि ये है प्लास्टिक, ये रबड़ है, ये रबड़ में कहीं ज्यादा है कहीं कम है, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, नियमित नहीं है, निश्चित नहीं है। इनके आंतरिक अंदर जो कण रबड़ के चिपक रहे हैं, यानी रबड़ जो है अपने पास। आगे दोस्तों समझ में? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इनकी आंतरिक व्यवस्था नियमित नहीं होने के कारण ये समदैशिक पदार्थ का गुण दर्शाता है। ध्यान से समझना और समझ लो दोस्तों, और इसके गुण ले लेते हैं अपन। यहां तक पहुंचे अपन, इसके अलावा बात करते हैं। यहां तक हो गया इसका मतलब, अपन इसकी गलन ऊष्मा एक और ले लो। क्या इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है क्या? गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। क्यों नहीं है दोस्तों इसकी गलन ऊष्मा निश्चित? क्योंकि इसका गलनांक ही निश्चित नहीं है। तो गलनांक ही निश्चित नहीं है दोस्तों, तो इसकी गलन ऊष्मा क्या होगी? निश्चित नहीं होगी, क्योंकि पहले अर्धठोस अवस्था में फिर द्रव अवस्था में आते हैं, इसलिए ये भी निश्चित नहीं होगी। दूसरी चीज, क्या दोस्तों ये विदलन का गुण दर्शाते हैं क्या? मैंने क्रिस्टलेट ठोस में बताया था आपको,
विदलन का गुण ये भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण होता है। विदलन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं ये रबड़ है, ये रबड़ का टुकड़ा था दोस्तों, इस रबड़ को जैसे मैं काटूंगा, मान लो ये रबड़ है मेरे पास, जो मिटाने का रबड़ होता है, ये रबड़ लिया मैंने, ढंग से बना देता हूं दोस्तों, ये रबड़ है मेरे पास, ये रबड़ लिया मैंने, इस रबड़ को जैसे ही मैं बीच में से बराबर दो भागों में किसी तेज धार वाले हथियार से, औजार से, चाकू से काटता हूं ऐसे, तो इसकी जो सतह है अपने पास, ये वाली सतह, एक तो भाग इसका रहेगा ये वाला, दूसरा भाग ये वाला, यानी एक भाग तो मैं बता देता हूं ये वाला, और दूसरा भाग इसका ये वाला। तो ये जो भाग है दोस्तों, ये भाग खुरदरी रहेगी इसकी, बिल्कुल सपाट और चिकनी नहीं रहेगी टूटने के बाद। काट के देख लेना, घर पे होती है अपने पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक को काट के देखते हैं, अपन प्लास्टिक को जैसे ही काटेंगे तो इसकी जो आंतरिक सतह है, मैं आपको पूरा एग्जांपल समेत बता देता हूँ, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हो, मैं बताता हूँ दोस्तों, सोचना नहीं है इतना। जैसे कि मान लो दोस्तों मेरे पास ये कैंची है, अब मैं बात करता हूं यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, कि जैसे मेरे पास ये कैंची दे रखी है, ये कैंची है और ये मेरे पास रबड़ है, यदि मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, ये मैंने काटा बीच में से, जैसे भी कहीं से भी काटो, ये जैसे ही मैं काटूंगा इसको, तो काटने के बाद आपके सामने काट रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये मैंने काट गया, ये कट गया अपने पास, ये जैसे ही कटा दोस्तों, ये वाला, ये रबड़ था, मान लो ये रबड़ है, जैसे ही मैं इसमें दो बराबर भागों में बांटूंगा, या छोटे बड़े कितने भी काट लो, मैं बोल रहा हूं कि इसमें विदलन का गुण नहीं होता है। विदलन का गुण क्या होता है कि जब किसी भी पदार्थ को, ये एक्रिस्टलीय ठोस है, रबड़ किसका गुण होता है, एक्रिस्टलीय का, मोड़ा जा सकता है इसे, तो इसका मतलब जब मैं इसे तेज धार वाले औजार से काटूंगा, तो इसकी जो दो सतह हैं, ये रबड़ था, इसको मान लो मैंने यहां से काटा, कहां से काटा मैंने इसको, यहां से काटा, यहां से काटा, तो ये दो भागों में टूट जाएगा, ये दो भाग हो गए। अब ये दो भाग जो टूटे, तो इनमें जहां से कटे ये, तो इनकी जो ये सतह है कटने वाली, ये सतह और इसकी ये सतह, ये बिल्कुल सपाट और चिकनी नहीं रहेगी, हाथ लगा के देखेंगे दोस्तों, ये खुरदरी रहेगी। कैसी रहेगी अपने पास, ये खुरदरी। तो इसका मतलब ये कौन सा गुण नहीं दर्शाएगा, विदलन का। जबकि ध्यान रखना दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण पाया जाता है, यानी जब क्रिस्टलीय ठोसों को तेज धार वाले औजार से काटते हैं, तो कटने के बाद, मैं एक बार फिर बोर्ड को और एक्सप्लेन करता हूं ताकि और भी मजा आए थोड़ा सा। देखो दोस्तों, जैसे ये मेरे पास कोई रबड़ का टुकड़ा था, जो मिटाने का रबड़ आता है अपने पास, ये रबड़ था, इस रबड़ को जैसे दोस्तों बीच में से काटूंगा इन दो भागों में, तो दो भागों में काटा, तो एक भाग ये और दूसरा भाग ये, यानी एक भाग तो ये हो गया, और दोस्तों दूसरा भाग इसका ये हो गया। यही है, पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये। तो दोस्तों ध्यान रखना, जैसे ही मैं इस रबड़ को काटा, मैंने मिटाने वाला जो रबड़ होता है पेंसिल से लिखते हैं, उसका टुकड़ा है दोस्तों, मान लो, जैसे ही मैं इसको, क्योंकि रबड़ किसका एग्जांपल है दोस्तों, एक्रिस्टलीय ठोस का, जैसे ही मैंने इसको काटा, तो ये दो टुकड़ों में जैसे मैंने काटा इसको, तो एक टुकड़ा ये रहा, दूसरा टुकड़ा ये रहा, तो कटने के बाद जो इसकी आंतरिक सतह है, ये वाली सतह दोनों की, इसकी ये सतह कौन सी हो गई, ये वाली, यानी ये वाली, और इसकी ये सतह कौन सी हो गई, ये वाली, ये वाली। ये सतह बिल्कुल सपाट और चिकनी नहीं रहकर दोस्तों, ये खुरदरी सतह होती है। कैसी रहेगी दोस्तों, खुरदरी सतह। इसलिए कौन सा गुण नहीं दर्शाता है, विदलन का। विदलन का गुण क्या होता है, जब किसी भी पदार्थ को काटें, दो भागों में बराबर भागों में बांटे, तो बांटने के बाद जो उनकी कटी हुई सतह है, आंतरिक सतह है जो कटती है ये वाली, वो सपाट और चिकनी होती है, तो उसे विदलन का गुण बोलते हैं। लेकिन ये एक्रिस्टलीय ठोसों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि एक्रिस्टलीय ठोसों की कणों की जो आंतरिक व्यवस्था अनियमित होती है। समझ में आ गया दोस्तों, कारण भी है, विदलन का गुण क्यों नहीं दर्शाता है, नहीं होता है, क्योंकि कणों की आंतरिक व्यवस्था क्या होती है, अनियमित होती है। आ गया दोस्तों समझ में। देखो अगला और देख लो कि इसमें अपने पास संदेशिकता आती, इसीलिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। दोबारा एग्जाम्पल ले लो, कांच, इसका एग्जाम्पल है रबर, प्लास्टिक, लगभग सभी बहुलक। ये दोस्तों मैंने टॉपिक था एक्रिस्टलीय ठोस। एक्रिस्टलीय ठोस जो टॉपिक था दोस्तों, एक्रिस्टलीय ठोस, ये पूरा कंप्लीट करा दिया आज। अब ध्यान से देखो, दोबारा मैं एक बार हल्का सा पूरा रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, पूरा रिपीट करता हूँ आपको। भाई एक्रिस्टलीय ठोस क्या है,
एक्स्टेलेट ठोस को पूरे को जैसे अपन रिपीट करते हैं तो रिपीट करेंगे दोस्तों, अपन एक्स्टेलेट ठोस को रिपीट करते हैं। एक्स्टेलेट ठोस किसे कहा? ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी ज्यामिति यानी संरचना निश्चित नहीं होती है, कणों की आंतरिक व्यवस्था नियमित नहीं होती है। एग्जाम्पल दिया था दोस्तों मैंने रबड़ का, रबड़ में नियमित अवस्था नहीं होती है, टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, खींच सकते हैं। दूसरा मैंने बोला था कि एक्स्टेलेट ठोस जो है इसके एग्जाम्पल रबड़, कांच, प्लास्टिक सभी बहुलक बोल दिए थे। नैप्थलीन बोला था, पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड लिया था, सेलोफेन लिया था, पॉलीयूरिथेन ले लो, नैप्थलीन ले लो, टेफ्लॉन ले लो, जो भी है। फिर बोला था कि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। एक्स्टेलेट ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है दोस्तों? क्यों नहीं होगा? कारण बताया था मैंने, क्योंकि जैसे इन्हें अपन गर्म करेंगे तो पहले तो ये अर्ध ठोस अवस्था में आएंगे और फिर ये अधिक जैसे ताप बढ़ेगा तो ये द्रव अवस्था में आते हैं। इसलिए निश्चित ताप नहीं है तो गलनांक भी निश्चित नहीं होता है। निश्चित गलनांक नहीं होने के कारण दोस्तों इन्हें किस नाम से भी जानते हैं? अतिशीतित द्रव के नाम से जाना। अतिशीतित का मतलब होता है बहुत ही धीमी गति से बहना। अतिशीतित शब्द का यदि अपन अर्थ लेवे दोस्तों तो अतिशीतित शब्द का अर्थ होता है धीमी गति से बहना, अर्थात एक्स्टेलेट ठोस में बहुत ही धीमी गति से बहने का गुण पाया जाता है और धीमी गति से बहने का गुण पाए जाने के कारण इन्हें अपन अतिशीतित द्रव कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि निश्चित कि जो एक्स्टेलेट ठोस है इन्हें यदि अपन गर्म करें तो कोई ऐसा ताप आता है जिस पर ये क्रिस्टलीय ठोस में भी बदल जाते हैं। किसे बदल सकते हैं? क्रिस्टलीय ठोस में। इसलिए मैंने अपन ने देखा होगा कि प्राचीन कालों से लगे जो कांच हैं उनमें दूधियापन आ जाता है। किसके कारण? वो क्रिस्टलीय ठोस में बदलने के कारण। या कि जो लंबे समय से जो खिड़कियों में या दरवाजों में जो दोस्तों कांच लगे हुए हैं, अपन बोल सकते हैं दोस्तों कि लंबे समय से खिड़कियों में, दरवाजों में जो कांच लगे हुए हैं वो कांच है, उनका जो ऊपरी सिरा है दोस्तों कांचों का वो तो हो जाता है मोटा। वो ध्यान से सॉरी दोस्तों कि जैसे अपने पास खिड़की और दरवाजों में जो कांच लगे हैं लंबे समय से, तो इनका जो ऊपरी सिरा है ये ऊपरी सिरा तो हो जाता है पतला और ये निचला सिरा क्या हो जाता है? मोटा। क्योंकि कांच में अतिशीतित गुण पाया जाता है, क्योंकि एक्स्टेलेट ठोस का ही गुण होता है अतिशीतित और एक्स्टेलेट ठोस में अतिशीतित द्रव का गुण पाया जाता है, अर्थात एक्स्टेलेट ठोस में धीमी गति से बहने का गुण पाया जाता है। तो कांच भी किसका एग्जाम्पल है? अतिशीतित का यानी एक्स्टेलेट ठोस का। तो ये भी धीमी गति से बहता है, कहाँ जाता है? ऊपर से नीचे जाता है। और दोस्तों अपन ने बात की थी कि एक्स्टेलेट ठोस को अमोर्फोस भी कहते हैं, क्योंकि अमोर्फोस का अर्थ होता है निश्चित आकृति का नहीं होना। इसके अलावा दोस्तों अपन ने ये भी बोला था कि जो ये समदैशिकता का गुण दर्शाते हैं, अर्थात प्रत्येक दिशा में कोई भी एक्स्टेलेट ठोस के भौतिक गुणों को यदि अपन मापे तो इनका मान प्रत्येक दिशा में समान ही आता है। क्यों आता है? कारण भी बताया था दोस्तों, क्योंकि इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था यानी कणों की एक जैसी व्यवस्था लंबी दूरी तक नहीं होती है, अर्थात लघु परासी व्यवस्था होने के कारण, और कणों का आंतरिक व्यवस्था भी नियमित नहीं होती है, अर्थात इनका जो विन्यास है वो अनियमित होता है। इसके अलावा मैंने बोला कि दोस्तों एक इनमें विदलन का गुण नहीं होता है, यानी इनको जब बराबर भागों में काटते हैं तो इनकी कटने वाली सतह सपाट और चिकनी प्राप्त नहीं होती, खुरदरी सतह प्राप्त होती है। और गलन ऊष्मा गलनांक निश्चित नहीं है तो गलन ऊष्मा भी निश्चित नहीं होगी। एग्जाम्पल लगभग सभी बहुलक, कांच, रबड़, प्लास्टिक। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर बने हुए हैं, और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि जो भी फ्रेंड्स है या दोस्त है या जो भी अपने पास मेरा विद्यार्थी है वो इसको यदि चैनल को देख रहा है तो जब तक पूरा वीडियो खत्म नहीं होता दोस्तों, जब तक पूरा वीडियो देखना, क्योंकि दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और यदि जिसने भी पूरा वीडियो देख लिया दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट्स ने, जो भी फ्रेंड्स ने यदि ये पूरा वीडियो देख लिया, आसानी से पूरा की पूरा टॉपिक एक बार देखने पर ही समझ में आ जाएगा, रटने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं ऐसे एग्जाम्पल्स लेता हूं दोस्तों कि जो आपको समझने में आसानी रहती है, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और एक बार पढ़ने में ही दोस्तों आपको याद हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को यदि अच्छा लग रहा है तो जरूर अधिक से अधिक इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।